कफ का ट्रीटमेंट। आज का मेरा टॉपिक होगा कफ क्या है, कफ का इलाज कैसे करते हैं। इसमें पहले बात करने जा रहे हैं। माई सेल्फ डॉक्टर दीपक सिंह। कफ जानते होंगे आप कि कफ एक रिफ्लक्स प्रोसेस है, रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट का यह रिफ्लक्स प्रोसेस है जिसमें रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में किसी भी तरह का केमिकल स्ट्रेच या कोई पार्टिकल्स या इन्फ्लामेशन होने के कारण या चले जाने के कारण वहाँ पर एक रिफ्लक्स डेवलप होता है। उस पाथ को क्लियर करने के लिए जहाँ पर ये सब्सटेंस वहाँ पर डेवलप होते हैं या आ जाते हैं। जैसे कफ दो साइड से डेवलप होता है, एक फायरिंग्स और दूसरा लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट। फायरिंग्स में जो मोस्ट कॉमन डिजॉर्डर कफ का होता है वह है फेरिंजाइटिस, जिसमें ड्राई कफ डेवलप होते हैं। और दूसरा लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में मोस्ट कॉमन डिजॉर्डर होता है ब्रोंकाइटिस, जिसमें वेट कफ होते हैं। और भी बहुत सारे कारण होते हैं इसके, लेकिन जो कफ जो देखते हैं हम लोग, कफ दो तरह के मिलते हैं जनरली। एक ड्राई कफ होता है, एक वेट कफ होता है। ड्राई कफ का मतलब होता है इस जो कफ के दरमियान या तो स्पुटम आते नहीं है, और आता भी है तो बहुत कम डिस्चार्ज होते हैं। और वेट कफ का मतलब होता है कि हर रिफ्लक्स में स्पुटम डिस्चार्ज होता है वहाँ पर। तो ड्राई कफ का कारण क्या है? ड्राई कफ का कारण पहला तो फेरेंजाइटिस है, और लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के कारण, सीओपीडी के कारण, अस्थमा के कारण, या फिर ब्रोंकिएक्टेसिस के कारण। हाँ, ब्रोंकाइटिस में दोनों तरह के आपको होते हैं कफ। दूसरा आपको मिलेगा आपको वेट कफ। वेट कफ का कारण क्या है? एक्यूट ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, लंग सब्सेस, ये सब क्या होते हैं? वेट कफ के कारण होते हैं। अब कफ चाहे जैसा भी हो, कफ के कारण जब रिफ्लक्स बनता है तो चेस्ट में भी इरिटेशन, गले में इरिटेशन होता है, अब्डोमेन में इरिटेशन होता है। साथ साथ अगर ये कफ ज़्यादा अगर लंबे समय तक रहता है तो कई तरह के डिजॉर्डर डेवलप कर सकते हैं। ऐसे कफ तो तीन तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन के अनुसार से। एक्यूट कफ एक होता है जो कि 3 सप्ताह के अंदर ठीक हो जाता है वो, जब भी कोई डिजॉर्डर हो तो। दूसरा होता है कंटिन्यू कफ या परसिस्टेंट कफ बोलते हैं, जो कि लगभग 2 से 3 महीने तक होता है कफ। उसको बोलते हैं लोग कंटिन्यू या परसिस्टेंट कफ। और एक होता है क्रोनिक कफ, जो कि लंबे समय से कफ होता है, 6 6 महीना तक होता है, 2 2 साल तक कफ होता है वो। तो कफ तो खैर कई तरह के होते हैं ना, अलग अलग तरह के कफ होते हैं इसमें, और कारण भी अलग अलग होता है कफ का। खैर पेशेंट तो खैर किसी में भी परेशान ही रहता है। अब एक्यूट में थोड़ा यह हो पेशेंट का होता है कि काफ़ी चेस्ट पेन भी होता है, पेशेंट ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फीलिंग करता है। और क्रोनिक में हालांकि परसिस्टेंट कफ में पेशेंट उतना परेशान नहीं रहता है, लेकिन क्रोनिक में भी और प्लस एक्यूट में, दो में ज़्यादा पेशेंट परेशान रहता है। और प्लस इसके कारण चेस्ट, थ्रोट, अब्डोमेन, ये सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहता है। जिस कारण से हुआ उसका प्रॉब्लम तो अलग होगा, या कफ के कारण कुछ प्रॉब्लम होता है। साथ साथ कभी ज़्यादा परसिस्टेंट कफ होने के कारण हेमोप्टाइसिस भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं से ब्लड वेसल रप्चर कर सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, और प्लस अब्डोमिनल पेन भी हो सकते हैं, वोमिटिंग हो सकता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे कंडीशन होते हैं। एक कफ होता है हुपिंग कफ, वो तो और ज़्यादा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस कर सकता है वो। कफ चाहे जैसा भी होगा, हमको कैसे पता लगाएंगे कि कफ किस वजह से आ रही है? तो इसके लिए हम लोग कुछ इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जांच कराते हैं, जिसमें सबसे पहले वो चेस्ट एक्सरे या तो पीए व्यू कराते हैं अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो और पेशेंट अगर एबल नहीं हुआ अगर वह स्टेंड होने में, तो एपी भी करा के देख सकते हैं। तो इसमें हमको एक आइडिया लगता है कि पेशेंट को कफ किस वजह से आ रहा हो, जैसे आप निमोनिया की वजह से, या टीबी के कारण, या हुपिंग कफ के कारण, एक्यूट ब्रोंकाइटिस के कारण, क्योंकि सबका शेडो अलग अलग मिलता है। इस वीडियो में तो नहीं बता पाएंगे प्रॉपरली, क्योंकि वह अलग हम लोग बताए हुए हैं वीडियो चेस्ट एक्सरे में। तो जैसे इसमें आपको जो एक्सरे कराने पे कुछ पता लग जाता है। नंबर 2 होता है स्टेथोस्कोप से एग्जामिनेशन करना।
स्टेथोस्कोप से हम लोग देख लेते हैं, जैसे अब ब्रोंकस एरिया में अगर अगर साउंड अबनॉर्मल हो रहा है तो उसका कॉज कुछ अलग होंगे। ब्रोंको वेसिकुलर एरिया में जो साउंड अगर अबनॉर्मल होते हैं तो उसका कॉज अलग होते हैं। वेसिकुलर एरिया में साउंड अबनॉर्मल होंगे, अलग कॉज होते हैं। यानी कि चेस्ट में अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग तरह के पेशेंट मिलते हैं। ब्रोंको एरिया, ब्रोंको वेसिकुलर एरिया एंड वेसिकुलर एरिया। ये तो इतना इसमें डिटेल नहीं बता पा रहे हैं इसमें, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगी। आपको इतना समझा रहे हैं कि स्टेथोस्कोप से उसको पता लगाते हैं हम लोग पेशेंट को। फिर इसके बाद स्पूटम अगर डिस्चार्ज हो रहा है तब फिर हम लोग स्पूटम का हम लोग या तो कल्चर या ग्राम स्टेन या AFB स्टेन करा करके देखते हैं कौन से वहाँ पर डिजीज है। वो तब डिपेंड करता है पेशेंट पर कि किस तरह के पेशेंट हैं, उसके अनुसार हम लोग जांच लेते हैं। एक्यूट में है तो सिर्फ चेस्ट एक्सरे से काम चल जाती है, परसिस्टेंट में है तो ग्राम स्टेन कराते हैं, क्रोनिक में है तो जेडन स्टेन भी कराते हैं। तो डिपेंड करता है पेशेंट पर। इसके बाद अब अगला पॉइंट क्या है, हम लोग CBC करा के देख सकते हैं तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट एक्यूट में है तो बढ़े रहेंगे, परसिस्टेंट या क्रोनिक में नॉर्मल रहता है उसमें, हाँ इन्फेक्शन रहेगा तो बढ़ेगा उसमें। DLC में देख लेते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में, कफ अगर बैक्टीरियल है और एक्यूट है तो न्यूट्रोफिल बढ़ता है, अगर वायरल है तो लिम्फोसाइट बढ़ता है, अगर अगर इसनोफिल एलर्जी के कारण है, फंगस के कारण है तो इसनोफिल बढ़ते हैं वहाँ पे, और अगर पैरासाइटिक है तो मोनोसाइट बढ़ता है। कैसा कारण जैसा कारण होगा उसके अनुसार हम लोग देख लेते हैं। और अगर बाई नहीं पता चलता है, कोई क्रोनिक कफ का पेशेंट थोड़ा सा डिस्पनिया डेवलप हो रहा हो तो वहाँ पे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी करा कर देख सकते हैं। ये सब तो होता है, जांच करा लेते हैं हम लोग। इसके बाद अब आते हैं बात ट्रीटमेंट पे। कफ का ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं? देखिए, कफ के लिए अलग अलग तरह के सिम्टम मिलते हैं, अलग अलग तरह का कंडीशन होता है, उसमें हम लोग इसका दवा देते हैं। अब जैसे मान ली सपोज दैट पेशेंट को अगर बहुत एक्यूट कफ हुआ है, एक्यूट कफ मतलब कि 3 सप्ताह के अंदर कफ हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग क्या देते हैं पेशेंट को? सबसे नंबर 1 पे देते हैं हम लोग स्पोंजिया। स्पोंजिया टोस्टा 30 पावर में 5 बूंद 3 बार पेशेंट को देते हैं और यह बहुत जल्दी रिलीफ करा देती है। नंबर 2, अगर बाय द कंसोलिडेशन आ रहा है अगर चेस्ट एक्सरे में कराने पे और चेस्ट पेन भी हो रहा है पेशेंट को, अगर वो खांसते खांसते, तो उस केस में हम लोग ड्रोसेरा यूज़ करते हैं। ड्रोसेरा जो है 30 पावर में, इसको हम लोग 5 गुण 2 से 3 बार हम लोग देते हैं पेशेंट को। डिपेंड करता है, जैसे अगर बहुत शुरुआत में 3 बार देते हैं या 4 बार देते हैं, बहुत ज़्यादा अगर कफ हो रहा है तो 2-2 घंटा पे भी देते हैं, और फिर उसके बाद जैसे जैसे आराम होते जाता है तो ऐसे वैसे हम लोग फिर इंटरवल को बढ़ाते जाते हैं। फिर थर्ड में अगर देते हैं, जैसे मान लो कि कफ के साथ वोमिटिंग अगर हो जाता है पेशेंट को, तो हम लोग इपीकाक हम लोग देते हैं पेशेंट को 200 पावर में 5 बूंद हम लोग जरूरत पड़ने पे 2-2 घंटा पे देते हैं, और नहीं तो फिर 5 बूंद 3 बार चलाते हैं। डिपेंड करता है उसके इंटेंसिटी पे। इसके बाद जो अगला मेडिसिन आता है आपको स्पाइडोस्पर्मा। जैसे वाले ड्राई कफ हो रहा है, बहुत खांसने पे स्पुटम बहुत डिफिकल्ट से अगर बाय निकल रहा हो, तो वहाँ पे स्पाइडोस्पर्मा मदर टिंचर हम लोग 10 बूंद दिन भर में 4 बार हम लोग आधे कप पानी के साथ देते हैं। तो इससे जो है तो बहुत मतलब बहुत आराम से वो स्पुटम भी इमल्सिफाई होकर के और डायलूट होकर के बाहर निकलते हैं वहाँ पे। अगली दवा होता है इसमें जस्टिसिया मदर टिंचर। जस्टिसिया मदर टिंचर भी यूज करते हैं, जैसे परसिस्टेंट कफ के केस में हम लोग जस्टिसिया यूज करते हैं। 10 बूंद इसमें हम लोग 3 बार देते हैं पेशेंट को, एज पर डे 4 बार यूज करते हैं। अगर बाय द वे पेशेंट को निमोनिया का कंडीशन अगर बना हुआ हो, तो उस केस में हम लोग एंटीमटार हम लोग 30 पावर में दिन भर में 3 बार या 4 बार पेशेंट को देते हैं। इससे बहुत जल्दी राहत मिलती है उसमें निमोनिया में। अगर चेस्ट पेन अगर हो रहा हो खांसते खांसते, तो वहाँ पे हम लोग फिर बेलाडोना 200 हम लोग पेशेंट को देते हैं। ऐसे तो बहुत सारे और भी मेडिसिन है, स्नेगा करके आता है, अमोनियम कार्ब है। लेकिन देखिए होता क्या है, अलग अलग कफ के लिए पेशेंट पे बोले तो ना कि ड्राई कफ है, वेट कफ है, एक्यूट कफ है, परसिस्टेंट कफ है या क्रोनिक कफ है, किस तरह का कफ है, सिम्टम कैसे हैं, तब उस पर हम लोग दवा देते हैं। ये था कफ। हाँ, लेकिन ऐसे दवा नहीं ले यूज करना चाहिए बिना फीसे से मिले हुए, क्योंकि कफ एक तरह के नहीं होते हैं ना। तो ये था कफ के बारे में, बाकी बात चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।